नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जो जी। कि मौसम त्योहारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक दौरा भी लगातार जारी है। पिछले सप्ताह हमने देखा महाकाल के दर्शन उन्होंने किए थे, कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। साथ ही साथ जो रविवार है अयोध्या में दीपावली भी मनाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ तौर पे कहते सुनाई दे रहे हैं कि जो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों को जो मिलना चाहिए था, गौरवगान उनका होना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुआ है और वो इस पे पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री की इन तमाम यात्राओं को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये शायद 2014 से पहले बहुत कम ही देखने को मिला होगा, जब दिवाली और दशहरा और होली के मौके पर कोई प्रधानमंत्री देश के धार्मिक यात्राओं पर जा रहा हो। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पर आप देखिए कि जैसा आपने जिक्र किया कि 2014 से पहले नहीं मिलता था, तो 2014 से पहले प्रतीक के तौर पर हम देखते थे कि दशहरे के दिन रामलीला ग्राउंड में प्रधानमंत्री हों, उन्होंने जाके रावण पर एक प्रतीक स्वरूप तीर छोड़ देना है। तो या फिर कोई एकाध कोई कभी किसी मंदिर में या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर चले जाएं, तब वो वैसी तस्वीर होती थी, वरना बचते थे प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूँकि खुद आध्यात्मिक स्वभाव के हैं, अध्यात्म के प्रति उनका लगाव है, वो चाहते हैं कि अपनी संस्कृति से, अपने जो हमारी भारतीयता है उससे लोग जुड़ें, जो अपनी जड़ों को पहचानें, आत्मनिर्भर बने और देश का जो गौरवगान है वो पूरी दुनिया में हो। और आपने जैसे जिक्र किया कि महाकाल लोक का उद्घाटन किया उन्होंने, बिल्कुल रामलला के दरबार में जा रहे हैं और ख़ास तौर पर वहाँ पर आज ही जा रहे हैं। हाँ, राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है चल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे, प्रगति की। प्लस में हमने देखा कि किस तरीके से जो केदारनाथ में वहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, बद्रीनाथ में चल रहा है, तो ये सब जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो चाहे वो पूजा करते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, तो ये सिर्फ भारतीय नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और वो जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, लोगों को एक रिसर्च का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, की दुनिया के लोग देख रहे हैं कि ये वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा क्या है, तो हम भी वहाँ पर जाएंगे, हम भी देखेंगे। तो सिर्फ अब आप देखिए कि बनारस में आप जाएंगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ पर जिस तरीके से पर्यटन के जो क्षेत्र में जिस तरीके से वहाँ पर अपार वृद्धि हुई है, वो वहाँ के लोगों के लिए, रहवासियों के लिए एक बड़ी सौगात की तरह है। तो आपने किसी एक मंदिर का जो परिसर है उसको आपने विशाल बना दिया है, तो सिर्फ मंदिर का वो पुनर्निर्माण या मंदिर का विकास नहीं हुआ है, उस क्षेत्र का विकास हो जाता है। अब आप देखिए कि बनारस के जो होटल हैं हमेशा फुल रहते हैं, वहाँ पर छोटा चाय वाला है, चाहे कोई पहले भी था, लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, देश दुनिया के पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं, चाहे अब महाकाल लोक में आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर ये जो महाकाल लोक बना है, तो सिर्फ कोई हिंदू धर्म के एक केंद्र का विस्तार नहीं हुआ है, उस उज्जैन शहर के लिए, उस 60 किलोमीटर के रेडियस अगर हम मिला लें, जी, तो उस उज्जैन शहर के लिए कितनी बड़ी बात हो गई कि इस दुनिया के पर्यटक वहां पर आते हैं, धार्मिक पर्यटन आते शुरू से आते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से बढ़ेंगे, उनको जो सुविधाएं मिलेंगी, तो ये प्रधानमंत्री का शुरू से ही जो खासतौर पर पर्यटन को लेकर वो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात पर्यटन को भी इसी नाते उन्होंने बढ़ावा दिया था कि किस तरीके से 2 दिन तो गुजारिए, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, एक उन्होंने टैगलाइन भी चलाई थी। और आप देखिए कि गुजरात के ऐसे बहुत सारे गांव हैं, अब केवड़िया की बात कर लीजिए, वहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, या अभी जैसे एक जो सोलर ऊर्जा से जो वहाँ पर एक पूरा मंदिर है वो उससे जगमगा गया है। तो ऐसे छोटे छोटे केंद्रों को वो विकसित करते हैं ताकि वहाँ पर पर्यटक हैं, पर्यटक जैसे ही आएंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन सबके लिए रोजगार के अवसर जरूर पैदा किए जा सकते हैं। और वो चाहे आध्यात्मिक केंद्रों का विकास हो, चाहे अन्य विकास की परियोजनाएं हो, तो प्रधानमंत्री का संदेश सिर्फ कोई धर्म की वो शिक्षा दे रहे हों या सिर्फ धर्म से जुड़े रहने को कह रहे हो, ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, उस पर भी हमको गौर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, अब वो गुजरात में चुनाव है तो वहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, चुनाव, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है,
यहाँ पर चुनाव, इतना बड़ा देश है कि हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव चल ही रहे होते हैं। तो ऐसे तो आपको हर चीज़ को जोड़कर चुनाव से ही नहीं देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव पर भी असर पड़ेगा। हर चीज़ देखिए, जब राजनीति होती है तो उस राजनीति के सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए राजनीति पर भी असर पड़ेगा। और खासतौर पे अब रामलला के दरबार में है। अब आप देखिए कि गुजरात हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता है, और ख़ासतौर पर वहाँ पर जो हमने देखा था कि जब राम मंदिर का आंदोलन चला था तो गुजरात भी उसका एक केंद्र था। गुजरात से बड़ी संख्या में कारसेवक वहाँ पर गए थे। गुजरात की राजनीति में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं तो लोगों को ये चीज़ याद आएगी कि अगर किसी ने वादा पूरा किया है मंदिर बनाने का तो वो कौन लोग हैं। तो ये भी हो सकता है एक पहलू। लेकिन दूसरा भी एक पहलू है कि हम, और ये देखिए प्रधानमंत्री जी की एक ये शुरू से रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों या प्रधानमंत्री हैं, कि वो कार्यों की प्रगति की समीक्षा नियमित तौर पर करते हैं। कोई भी परियोजना हो वो अपने स्तर पर भी करते हैं, बिना बैठक बुलाए प्रगति की समीक्षा, बैठक बुलाकर भी करते हैं, उस स्थल पर जाकर भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले, मुझे ध्यान है कि ड्रोन से रिलेटेड एक कार्यक्रम था, तो उसमें उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं ड्रोन भेजकर प्रगति की समीक्षा कर भी लेता हूं किसी विकास परियोजना की, किसी को पता भी नहीं चलता। तो उनका अपना स्टाइल है, तो वो वहां पर जा रहे हैं, अगर प्रगति की समीक्षा करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो माथा भी टेकेंगे। तो उसको आप सिर्फ ये देख के सोचें कि भाई ये तो खाली हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं या सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं या चुनावों के दौरान वहाँ पर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और इसमें अगर वो ये बात कह रहे हैं कि हमको अपने अध्यात्म की या हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, हमारा जो प्राचीन गौरव है, उस पर गर्व करना चाहिए, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। और जो भी आज ताकतवर देश हैं वो अपनी संस्कृति पर, अपने इतिहास पर गर्व करके और अपने उन सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाकर ही आगे बढ़े हैं, तो हमको भी वो काम करना चाहिए। ये चीज़ें बीच में रुक गई थी लेकिन अब शुरू हुई हैं, तो आगे बढ़नी ही चाहिए। और वैसे भी हमारी संस्कृति और विरासत ही तो हमारी पहचान है। बिल्कुल, क्योंकि सनातनी विरासत को काफी प्राचीन माना जाता है। बिल्कुल। और आप देखिए ना कि जो दुनिया के लोग हैं वो हमारे आयुर्वेद को आज अपना रहे हैं। हमारी जो धार्मिक स्थलों पर उनकी बहुतायत दिखती है, वो आते हैं दर्शन करने के लिए, जानने समझने के लिए आते हैं। तो हम अपनी संस्कृति, अपने गौरव से क्यों दूर जाएं? हमको भी तो वो चीज़ जाननी समझनी चाहिए। हम जानेंगे समझेंगे तभी हमारे जो बच्चे हैं वो भी जानेंगे समझेंगे, उनकी भी रुचि तभी बढ़ेगी। तो ये काम हमको करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये टॉपिक ना थोड़ा कांग्रेस के लिहाज से बहुत सही हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस को काफ़ी लंबे समय से अध्यक्ष की तलाश थी, वो तलाश पूरी हो गई है। 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर 137 वर्षीय पार्टी की जिम्मेदारी रहने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में कितनी जान फूंक पाएंगे? अध्यक्ष बनने के साथ ही उनके सामने चुनौती 2 राज्य है फिलहाल। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, जो भाजपा कह रही है कि वो तो रिमोट है, वो तो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, रिमोट तो कहीं और है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में अगर हम देखें तो सबसे उम्रदराज राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मिल गए हैं कांग्रेस को, और ऐसे अध्यक्ष मिले हैं को साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि वो ऐसे अध्यक्ष मिले हैं कांग्रेस को जो कि अपना चुनाव खुद हार गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। वो ऐसे अध्यक्ष हैं जो जिस भी राज्य के प्रभारी रहे वहाँ पर उठापटक को शांत नहीं करा पाए। राजस्थान में वो गए थे पर्यवेक्षक बन के, महाराष्ट्र में गए थे पर्यवेक्षक बन के, लेकिन वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाए। जो समस्या वहाँ थी उस समस्या का निराकरण वो नहीं कर पाए। तो एक संगठनकर्ता के तौर पर उनकी जो क्षमता है उस पर सवाल हैं। दूसरा ये चीज़ है कि हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे। वो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना पड़ा या लड़ाया गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम आने से पहले ही एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कह दिया था कि खड़गे जी से पूछिए, तो जब परिणाम पहले से पता था, परिणाम उसी को पता होता है जिसने मैच फिक्स किया होता है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं हर कोई जानता है। शशि थरूर की टीम ने क्या कहा, मधुसूदन मिस्त्री ने पलटवार में क्या कहा, पब्लिक डोमेन में है। चुनाव निष्पक्ष हुए या चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, और गांधी परिवार की भूमिका अगर सामने से नहीं थी
तो क्या पीछे से भी नहीं रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। और खड़गे जी को लाया गया है, मुझे लगता है कि शायद जो 2024 का लोकसभा चुनाव है कांग्रेस उनके नेतृत्व में नहीं लड़ेगी। स्थितियां ऐसी बनेंगी कि वापस राहुल गांधी आएंगे, या गांधी परिवार अपने हाथ में कमान लेगा, या पार्टी में कुछ इस तरीके से स्थितियां आगे बढ़ेंगी कि पार्टी के लोग ही कहेंगे कि आप गांधी परिवार के लोगों को कि आप ही सत्ता संभालिए, आप ही पार्टी संभालिए। मुझे नहीं लगता कि 2024 का जो चुनाव है कांग्रेस खड़गे के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि हिमाचल और गुजरात दो सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अब आप लगाइए कांग्रेस को जो अध्यक्ष मिले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके राजनीतिक अनुभव का सम्मान है, लेकिन सवाल ये भी है कि हिमाचल में कितने लोग खड़गे जी को सुनना चाहेंगे। अब आपने पोस्टर लगा दिए हैं शिमला की सड़कों पर कि खड़गे जी कल आ रहे हैं, आप आ जाइए, सभा है, कितने लोग जाएंगे। अहमदाबाद में लग गए हैं, वडोदरा में, सूरत में पोस्टर लग गए हैं, अनाउंसमेंट हो रही है कि खड़गे जी की कल जनसभा है, कितने लोग जाएंगे, कितने लोग सुनना चाहते हैं उनको। और जिस तरीके से शशि थरूर ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान सवाल उठाए, उससे एक स्पष्ट संदेश गया है कि खड़गे जी, आपने जिक्र भी किया कि वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, छप रहा है, जो विपक्ष जो कुछ कह रहा है, अब उनके समक्ष कांग्रेस को चलाने से ज़्यादा चुनौती इस बात की है कि कांग्रेस को और अपने जो भी वो काम करने वाले, जो भी फैसले लेने वाले हैं, वो गांधी परिवार की छाया से बाहर निकालकर कैसे कांग्रेस को आगे ले जाते हैं। और अगर वो ऐसा कर पाए, अगर वो गांधी परिवार की छाया से कांग्रेस को बाहर निकाल पाए, उनके फैसलों से ऐसा लगा कि ये फैसले उन्हीं ने लिए हैं, किसी दबाव में नहीं लिए हैं, तो खड़गे जी एक बड़ा कारनामा करके दिखा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका 10-12 बार वो चुनाव जीते हैं, ये भी एक उनके साथ चीज़ जुड़ी हुई है, तो उनको हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन खड़गे अकेले कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी जब तक उनके साथ मजबूती के साथ नहीं खड़ी होगी तब तक कुछ नहीं कर पाएगी। फिलहाल हमने देखा चुनाव प्रक्रिया के दौरान, ठीक है कि सबने कहा कि जो भी जीतेगा पार्टी जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी नहीं जीती है। साफ ये लग रहा है कि गांधी परिवार जीता है। गांधी परिवार जीता है, और गांधी परिवार और खड़गे को ये भी सोचना होगा कि आखिर शशि थरूर को जो 1000 वोट मिले हैं वो किसके हैं जी, और कहीं वो पार्टी के लिए आगे चुनौती न बन जाए जी। तो इन दोनों बातों पर गांधी परिवार और खड़गे को ध्यान देना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को प्रभा साक्षी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।